नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत ग्रामर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है संधि। और संधि में हमने पढ़ी थी संधियों के प्रकार और संधि की परिभाषा। उसके बाद में हमने पढ़ी तीनों संधियों में स्वर, व्यंजन और विसर्ग में सबसे पहले स्टार्ट की थी स्वर संधि। स्वर संधि के हमने 8 भेद पढ़े थे, जिसमें से हमने दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि ये पांचों भेद कंप्लीट कर लिए थे। और हमने अयादि संधि पर अपना टॉपिक का विराम किया था। अब हमने अगला टॉपिक हमारा जो है अगली संधि है वो है हमारी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि का मतलब है पूर्व रूप, यानी कि पहला रूप हो जाना। पूर्व रूप संधि में देखिए इस नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि पूर्व और रूप, यानी कि पहला रूप हो जाना ही ये पूर्व रूप संधि कहलाती है। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांता दति। एंग पदांता दति। तो देखिए ये एंग प्रत्याहार के वर्ण हमने पिछले जो हमने आपके लिए वीडियो बनाई थी प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र और वर्णमाला, उसमें सारे प्रत्याहार लिखा रखे हैं। तो एंग प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो एंग, आई ओण रील रख, ए ओंग। यहाँ हमारा तीसरे नंबर का जो सूत्र था माहेश्वर सूत्रों में वो था हमारा ए ओंग। ए से लेकर के अणा खाली तक के ये जो दो वर्ण हैं वो हैं ए और ओ। इन दोनों का पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, वहीं पूर्व रूप संधि होती है। पदांता दति, और पद के अंत में यदि एंग प्रत्याहार के वर्ण आए और उसके पश्चात अत आए। अत का मतलब है ह्रस्व आ आए, छोटा आ आए। ह्रस्व आ का मतलब होता है देखिए ये छोटा आ आए, इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो देखिए इसकी हम परिभाषा देखेंगे। ये हमने सूत्र की व्याख्या देखी कि एंग प्रत्याहार पदांता दति, पद के अंत में यदि एंग प्रत्याहार के वर्ण आए तो और उसके पश्चात अत आए, ह्रस्व आ आए, तो उनके स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। इस सूत्र को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट सूत्र आने वाला है पररूप संधि का, वो उसमें तो संधि का नाम दिया हुआ है सीधा सीधा एंगी पर रूपम, लेकिन पूर्व रूप संधि का सूत्र ही ऐसा है जिसमें कि इसका नाम नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसका नाम नहीं दे रखा है, इससे हमें दोनों संधियों का सूत्र एक साथ याद कर लेना है कि एंग पदांता दति, एंग प्रत्याहार के वर्ण पद के अंत में आए और उसके बाद में यदि आ आए तो वो हो जाते हैं किसका, उसमें पूर्व रूप संधि होती है। और एंगी पर रूपम जो होता है वो पररूप संधि का ही सूत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी संधियों के जो नाम हैं उनके सूत्र में ही लिखे हुए होते हैं। इससे हमें संधियों का नाम लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए जब पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार के वर्ण देखिए ए और ओ आए और उसके पश्चात अत का मतलब है छोटा आ आए, तो उनके स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तो छोटा आ आए और उसके स्थान पर पूर्व रूप यानी कि पहले वाला रूप जो कि ए और ओ आया है वही एकादेश हो जाएगा। लेकिन आ की जो व्यवस्था है, आ को बनाए रखने के लिए यहाँ पर इसको अवग्रह से दर्शाया जाता है। आ की जो भूमिका है वो अवग्रह से दर्शाई जाती है। वो देखिए कैसे कि ए प्लस आ, ह्रस्व आ आया, एंग प्रत्याहार का वर्ण है आ ए, तो ए प्लस उसके बाद में आया अति आ रहा है, तो अत का क्या आ गया ए आ। अब हमने इसका किया दोनों को मिलाकर के, यानी कि इसका पूर्व रूप, पहला रूप क्या हो गया ए, पूर्व रूप क्या हो गया इसका ए। और उसके बाद में जो ये आ की जो यहाँ व्यवस्था थी, जो आ की जो भूमिका थी, वो उसको हमने अवग्रह में बदल दिया। ऐसे ही यहाँ पर ओ है, ये भी एंग प्रत्याहार का वर्ण है। एंग प्रत्याहार में ए और ओ दो ही वर्ण आते हैं, जो कि ओ प्लस आ बराबर, तो देखिए ये आ
और ओ मिलकर के बन गया हमारा ओ, लेकिन आ को बनाए रखने के लिए उसका हमने अवग्रह लिख दिया। तो देखिए उदाहरणों से समझिए। पहला उदाहरण है हमारा हरे अव। इसमें जो व्यवस्था है जो इस संधि में कि इसमें सुप और तिंग प्रत्याहार, सुप और तिंग प्रत्यय जिन वर्णों के अंत में लगते हैं उनका ही संधि विच्छेद या वही वर्ण इसमें आते हैं। सुप, सुप का मतलब होता है कोई भी धातु रूप और तिंग का मतलब होता है कोई भी शब्द रूप। सुप प्रत्यय से शुरू होने वाले शब्द हैं सुअ, जस, अमोट, षष्ठ, अभ्याम, बिस इत्यादि। ऐसे ही तिंग जो प्रत्यय हैं ती, तिप, तस, जी, सिप, थस, थ और तीतय, अंति जो कि आप उनको पढ़ते हो वो तिप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, उनको हम तिप प्रत्यय कहते हैं। और सुप प्रत्यय किनको कहते हैं? जो शब्द रूप होते हैं वो सुप कहलाते हैं, और जो धातु रूप होते हैं उनको हम तिप कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ये भी हमें आने चाहिए कि इसमें जो पूर्व रूप संधि में जो शब्द आते हैं वो सुप और तिंग के सुप और तिंगंत शब्द आते हैं, सुबंत और तिंगंत शब्द। तो देखिए हरे अब, हरे प्लस अब, तो देखिए ये तिंग है, ये सुप प्रत्यय का है। जैसे कि हमने हरि शब्द के रूप पढ़े, शब्द रूप, हरि शब्द के शब्द रूप पढ़े तो हरि, हरऊ, हरये, ये हमारा चतुर्थी विभक्ति में आता है और ये पंचमी और षष्ठी में आता है और इसमें आता है विसर्ग। तो हरे शब्द आया तो देखिए हरे प्लस अब, तो हरे में से क्या निकाला हमने? ए, और ये अवग्रह अब का निकाला हमने आ। तो जब हमने इन दोनों को एक कर दिया तो आ का पूर्व रूप क्या कर दिया हमने? ए कर दिया, और ए पूर्व रूप करने के पश्चात में आ को यथावत बनाए रखने के लिए इसके लिए हमने अवग्रह का चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार से हमारा हरे अव रूप सिद्ध हो गया। अगला है हमारा कोअपि। कोअपि शब्द है, देखिए ये भी किम शब्द के शब्द रूपों में आता है, जो कि कै, कऊ, के, कम, कऊ, कान। तो ये जो को है ये भी किम शब्द के रूपों में, यानी कि ये भी सुबंत है। तो देखिए इसको देखते हैं, को में से ओ निकाला और अपी में से आ, और इन दोनों का पूर्व रूप जो हुआ वो ओ हो गया, और आ को बनाए रखने के लिए हमने अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया। इस प्रकार से हमारा कोअपि रूप सिद्ध हो जाता है। अगला तीसरा इसका उदाहरण है विष्णु अत्र। विष्णु, विष्णु शब्द पढ़ा है, विष्णु शब्द के रूप चलते हैं गुरु की तरह। इसी प्रकार से इसमें विष्णु शब्द जो है ये भी शब्द रूपों में से है, सुबंत शब्द है। तो विष्णु प्लस अत्र, विष्णु के नो में से ओ निकाला और अत्र का आ लिखा, और इनका पूर्व रूप एकादेश हो गया हमारा ओ, और आ की को बनाए रखने के लिए हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया? अवग्रह का। इस प्रकार से हमारा विष्णु अत्र ये रूप सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण है हमारा राज्य अपि। राज्य अपि, तो देखिए राज्य प्लस अपि, इस संधि का संधि विच्छेद करना जितना आसान है उतना ही संधि युक्त पद बनाना भी आसान है। इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे सीधी सी भाषा में यदि इसको तुम समझना चाहो तो देखो कुछ भी नहीं है, आपको दिख रहा है साफ साफ कि अवग्रह लगा हुआ है, इससे पहले एक ही मात्रा है, और अब हमें ये शब्द हमारे लिए मान के चलो एग्जाम में आ गया। एग्जाम में हरे अव शब्द आ चुका है, ये वाला हरे अव शब्द और कोअपि, ये दोनों शब्द एग्जाम में आ चुके हैं। तो जैसे ये राज्य अपि शब्द है, सीधी सी बात है कि आपको तो बस केवल पहचान करना है कि इसमें अवग्रह चिन्ह आ रहा है और एक ही मात्रा आ रही है। तो आपको देखिए राज्य को तो राज्य लिख दो जो कहते हैं, और इस अवग्रह के चिन्ह के स्थान पर क्या लिख देंगे? अपि। सीधी सी बात है, हो गया। बिल्कुल ही इजी होती है ये वाली संधि, सबसे ज़्यादा सरल होती है राज्य प्लस अपि। राज्य को जो का त्यों लिख दिया, अवग्रह के स्थान पर आ लिख दिया, और पीछे वाले को जो का त्यों उतार दिया। और जब हम इसका स्वर विश्लेषण करेंगे तो देखिए इसमें से ए निकाल लिया और आ को जो का त्यों लिख दिया। और यदि हमारे लिए राज्य प्लस अपि आ जाए तो हमें इसका समस्त पद यानी कि संधि युक्त जो पद बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि राज्य तो जो का त्यों लिख देंगे, और जो आ है उसके स्थान पर अवग्रह लगा करके इसको ऐसे लिख देंगे। ये हमारा बन गया राज्य
अपि और नाम लिख दिया पूर्व रूप संधि। बस इतना सा ही करना पड़ता है। यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे उसी से ही आपको ये संधि बहुत अच्छे से रट जाएगी और आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। ऐसे ही है हमारी विष्णु अत्र। विष्णु अत्र में भी देखिए विष्णु कर दो, इसको यहाँ से ए और ओ की मात्रा के बाद इसको काट दो और अवग्रह के चिन्ह के स्थान पर आ लिख दो। बस कुछ भी नहीं है, जैसे कि विष्णु प्लस अत्र। तो विष्णु के नो में से ओ और ये आ, इन दोनों को क्या बना दिया हमने, पूर्व रूप कर दिया। और पूर्व रूप हमारा क्या आया, ओ, और आ के स्थान पर क्या आ गया, अवग्रह का चिन्ह। इस प्रकार से हमारी ये विष्णु अत्र रूप सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है रामो अवदत। तो रामो अवदत जो शब्द है ये भी ठीक उसी प्रकार से है, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। ये तीनों शब्द आ चुके हैं, एक तो ये हरेव, एक कोअपि और एक रामो अवदत। तीनों शब्द आ चुके हैं एग्जाम में अभी तक। तो रामो आबदत, रामो प्लस आबदत, ये भी सुबंत शब्द है। राम शब्द के रूप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आते होंगे। राम है रामौ रामा, ये द्वितीय विभक्ति, ये प्रथमा और द्वितीया का नहीं है। तो प्रथमा और द्वितीया में तो रामौ आता है द्विवचन में, लेकिन ये है राम है प्लस जो उसमें प्रत्यय जो लगता है कौन सा, सु औ जस, तो इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो रामो शब्द लग जाता है। और ये एक अतो रोर प्लुताद अप्लुते सूत्र से इसमें रामो शब्द बन जाता है, जिसमें कि उत विसर्ग संधि हो जाती है और आद गुणे सूत्र से रामो शब्द बनता है। तो इसमें कई सारे सूत्र लगते हैं तब जाके ये रामो, यानी कि जो भी शब्द होते हैं विसर्ग वाले, ये राम है रामौ रामा, ये राम है शब्द है। और इसके बाद में हमने क्या लिखा है, यदि ए प्लस ये विसर्ग के ए के बाद में विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद भी ए आ रहा है, तो इसमें हमारा जो सूत्र काम करेगा वो अतः रोर प्लुतात् ए प्लुते सूत्र लगता है, जिससे कि इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और आद गुण है सूत्र से इसका ओ हो जाता है, जब बनता है ये हमारा रामो शब्द। तो रामो प्लस आवदत में रामो में से ओ निकाला और ओ प्लस आ बराबर इन दोनों का हमने कर दिया पूर्व रूप ओ कर दिया। इस प्रकार से हमारी जो बनी रामो अवदत, सेम यही सूत्र इसमें लगेंगे, लेकिन इसमें ये अतोरोर प्लुताद ए प्लुते सूत्र नहीं काम करता है क्योंकि राज्य शब्द पूरा होता है। इस प्रकार से देखिए ते अत्र, यहाँ भी ते शब्द होता है, सह तौ ते तिङंत प्रत्यय में आता है जो कि धातु रूपों में काम आते हैं। तो ते अत्र। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रख लेना, अवग्रह जो चिन्ह होता है उसके ऊपर कभी भी लाइन नहीं होती है, वो बिना लाइन के ही होता है, उसको बिल्कुल सिंगल लिखा जाता है। इस प्रकार से देख लेना, मेरे कहीं भी किसी भी शब्द के ऊपर कहीं भी अवग्रह के ऊपर लाइन नहीं होगी। तो देखिए ये जो अवग्रह का चिन्ह जहाँ भी लिखा जाएगा वो बिना लाइन के लिखा जाता है। तो रामो अवदत आपको समझा दिया। इसके बाद में है ते अत्र, ते प्लस अत्र, ते में से ए और उसके बाद में आ, तो इसका पूर्व रूप क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला है शरणो अहम। शरणो अहम माने होता है मैं आपकी शरण में हूँ, तो ये भी ऐसे ही बनेगा, शरण है प्लस अहम, तो शरणो का ओ और अहम का आ, तो इन दोनों का पूर्व रूप ओ हो जाता है। इस प्रकार से हमारी ये शरणो अहम पूर्व रूप संधि हो जाती है। एक बार दोबारा से बिल्कुल सरल लैंग्वेज में देख लीजिए पूर्व रूप संधि आखिर होती क्या है, जिसमें ए और ओ की मात्रा के बाद यदि अवग्रह का चिन्ह आ जाए तो वो पूर्व रूप संधि होती है। यदि ए और ओ की मात्रा के बाद संधि विच्छेद में आ जाए तो भी पूर्व रूप संधि होती है। बस सीधी सी बिल्कुल सादा सिंपल संधि है कि ए और ओ की के बाद में क्या आए, अवग्रह का चिन्ह आए, ए और ओ के बाद अवग्रह आए तो पूर्व रूप, और ए और ओ के बाद यदि प्लस में आ आए तो भी हमारी क्या होती है, पूर्व रूप संधि होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाती है। एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेंगे कि पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो है एंग पदांतादति। एंग पदांत माने पद के अंत में, पदांत सुबंत और तिङंत पदों के अंत में यदि एंग प्रत्याहार के वर्ण आए और उसके पश्चात अत आए तो उन
एंग प्रत्याहार के वर्णों को पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है और आ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह आ जाता है। जब पूर्व पद के अंत में एंग प्रत्याहार के वर्ण ए ओ आए और उसके पश्चात अत यानी कि ह्रस्व आ आए तो उनके स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है और ह्रस्व आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। इसे हम अवग्रह कहते हैं। ये मैंने आपको जैसे समझा ही दिया है कि ए प्लस आ बराबर आ ए हो जाएगा और ये हमारा आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह का चिन्ह। उसी प्रकार से ओ प्लस ए बराबर ओ हो जाएगा और आ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। और ये हमारे उदाहरण हैं। विष्णु अत्र है तो देखिए विष्णु अत्र में विष्णु को अलग कर दो और अवग्रह के स्थान पर क्या लिख दिया, अत्र लिख दिया। बहुत ही इजी से उदाहरण है। हरे अव है, हरे प्लस अव है, को प्लस अपी है और इस प्रकार से राज्य प्लस अपी है, विष्णु प्लस अत्र है, रामो प्लस आवदत है, ते प्लस अत्र है, शरणु प्लस अहम है। तो देखिए मेरा मानना तो यह है कि ये संधि आपको यहीं की यहीं अभी इसी समय बिल्कुल समझ में आ जाएगी, इसके बाद कभी नहीं भूलोगे। बहुत ही इजी संधि है। अगला हमने आपके कमेंट्स बॉक्स में देखा था कि आपने अयादी संधि में कवये शब्द में आपने एक क्वेश्चन किया था कि हमें इस अयादी संधि का जो कवये जो शब्द है, अरे बोल डस्टर जो कवये जो शब्द है हमारा, ये कवये शब्द में आप लोगों ने कहा था कि मैडम ए के स्थान पर हमारा ओ भी तो हो सकता है, अर्थात अब शब्द हो सकता है। हाँ हो सकता है, मैंने आपको समझा दिया, खूब अच्छे से समझाया था। लेकिन ये देखिए आपने कहा था अब हो सकता है, अब दो प्रकार से करके बताया है मैंने, लेकिन कहीं भी कवये शब्द ढंग से रूप सिद्ध नहीं हो पाया। देखो कैसे, यही शब्द था, आपने कहा अब हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था कवये ये शब्द था और मैंने जो इसका संधि विच्छेद किया था वो कवे प्लस ए किया था। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पर मैंने ए निकाला और ए का कर दिया था अय, जिसको कि देखो किस प्रकार से मैंने तोड़ा था। कब हो गया, अय हो गया और ए हो गया। जब हमने इनका संयोग किया तो संयोग करने पर हमारा कवये शब्द रूप सिद्ध हो गया। ये हमारा एकदम सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप भले ही कितनी भी बार जब भी कोई शब्द में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल लिख करके भेजा करो और आपकी समस्या का समाधान देखिए। आप लोग कह रहे हो किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद कर सकते हो, मैंने दो प्रकार से कर दिया है। मुझे नहीं पता आपने किस तरीके से अब शब्द लाए, लेकिन फिर भी देखो मैंने इसको एक बार किया, को प्लस ए किया। अब मैंने इसको को प्लस ए किया तो को में से ओ निकाला और ओ का हमने बना दिया अब बना दिया और ए को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखिए हमारा बच्चा कब हलंत हो गया, का हलंत हो गया, इसके पश्चात हो गया अब, और इसके प्लस के बाद में है ए। तो देखिए इनको जोड़ दीजिए, क्या शब्द आ रहा है, कवे आ रहा है केवल, पूरा कवये तो अभी भी नहीं बना। अगला अगर आपके दिमाग में ये भी संधि विच्छेद हो कि को प्लस आए, तो को प्लस आए संधि विच्छेद नहीं होता है और ना ही ये होगा इसका संधि विच्छेद, क्योंकि इससे तो पूरा रूप ही सिद्ध नहीं होगा, केवल कवये शब्द बनेगा। लेकिन कवये में देखिए ये आपने यदि ये भी किया है तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि को प्लस आए शब्द नहीं होता है। तो को प्लस, मैंने फिर भी इसको आपके लिए डिस्क्राइब किया है। देखो को में से ओ को निकाला और जब हमने को में से ओ को निकाला तो को के स्थान पर क्या बन गया अब। ये आपका कहना था कि अब भी तो हो सकता है, तो देखिए का प्लस अब प्लस आए, तो ये बन गया हमारा कवये, जो कि बिल्कुल सही नहीं है ग्रामर की दृष्टि से, क्योंकि आए शब्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए ए होता है। आपको मैंने अभी भी बताया था कि सुप और तिंग दो प्रकार के प्रत्याहार होते हैं। सुबंत तो शब्द रूपों में काम में आते हैं और तिंगंत हमारे धातु रूपों में काम में आते हैं। तो सुबंत में देखिए सु औ जस जो कि प्रथमा विभक्ति में आता है, अमोट सस जो कि द्वितीय विभक्ति में आता है, टाभ्याम भिस जो कि तृतीय विभक्ति में आता है और नेभ्याम भ्यस जो कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है, जिसका है नेभ्याम भ्यस। इसमें हम इसने इस जो अणा खाली है इसकी हमने
इत संज्ञा कर दी और बचा हमारा ए। तो इसी प्रकार से इसके ही आधार पर कवे प्लस ए, इसका हमने संधि विच्छेद किया, जो कि बिल्कुल सार्थक है। और इस शब्द का जो संधि विच्छेद मैंने आपको कराया है वो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, उसमें कोई भी गलती या कोई भी किसी प्रकार का करेक्शन नहीं हो सकता। तो ये हमारी पूर्व रूप संधि और आपके पिछले का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। यहाँ अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ बच्चों उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करें और उसका सॉल्यूशन प्राप्त करें। तो आज तक का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। कल हमारी अगली संधि होगी पररूप संधि। तो धन्यवाद बच्चों।